आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा शादी के बाद वोटिंग की भी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर दिन भर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड के चमोली में एक दुल्हन ने विदाई से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वो दुल्हन के लिबास में ही पोलिंग बूथ पहुंची और वोट डाला। इस वोटिंग के बाद दुल्हन अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। आपका पहला वोट था क्या? हाँ जी। और आज ही आपकी शादी भी है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, आपने वोट कर दिया है? अच्छा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी चुनाव के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। वहां पोलिंग बूथ पर डॉली नाम की दुल्हन मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची। इस दौरान उनके पति प्रदीप भी वहां मौजूद रहे। इस जोड़े को मतदान केंद्र पर देखकर लोग हैरान रह गए। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग कर मतदान में अवश्य आए। महाराष्ट्र के सोलापुर में शाहरुख खान की तरह दिखने वाले इब्राहिम कादरी ने चुनाव प्रचार किया। दरअसल वो कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है। लखनऊ में एक सिपाही को व्हाट्सएप पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में विवादास्पद स्टेटस लगाना महंगा पड़ा। उसे निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। बताया गया कि यह सिपाही बख्शी तालाब थाने में तैनात था। उसने अपने स्टेटस में मुख्तार अंसारी की तस्वीर के साथ लिखा था, अलविदा शेर पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। राजस्थान के बीकानेर में कुछ इंडोनेशियाई कलाकारों ने चुनाव को लेकर रामलीला की। इसमें लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की गई। साथ ही अपना नेता ध्यान से चुनने की सलाह दी गई। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, जिसका पहला दौर शुक्रवार को पूरा हो गया, लेकिन अभी 6 चरण बाकी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। भारत कैंसर कैपिटल बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पूरे देश में कैंसर और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण भारत कैंसर कैपिटल के रास्ते पर चल रहा है। ये रिपोर्ट उन महामारी की ओर भी इशारा कर रही है जिसका हम इलाज करवाने की जरूरत भी नहीं समझते। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में कैंसर का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण पोल्यूशन का हाई लेवल, खराब लाइफस्टाइल और खान पान है। लिहाजा कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इसमें कोई शक नहीं कि आज लोगों की औसत आयु पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है और आज बीमारियों का इलाज भी आसानी से हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कैंसर का इलाज भी शुरुआती दौर में हो जाता है, लेकिन मुश्किल ये है कि कैंसर की पहचान शुरुआती दौर में हो ही नहीं पाती। यही वजह है कि दुनिया भर में हर साल कैंसर से 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि पूरे देश में कैंसर और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संक्रामक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर की ताजा रिपोर्ट में भारत को दुनिया का कैंसर कैपिटल कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में कैंसर के 14 लाख नए मरीज मिले थे। 2025 तक ये आंकड़ा 15,70,000 मामलों तक पहुंच सकता है और 2040 तक ये बढ़कर 20 लाख नए कैंसर मरीजों तक पहुंच सकता है। हालांकि शुरुआत में इसके लक्षण इतने मामूली होते हैं कि लोगों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। यही कारण है कि शुरुआती चरण में कैंसर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो किसी भी कैंसर की पहचान बहुत पहले की जा सकती है।
अगर वक्त रहते कैंसर का पता लगा लिया जाए तो इलाज आसानी से कराया जा सकता है। कैंसर के शुरुआती लक्षणों में अचानक वजन कम, थकान, बुखार, दर्द और स्किन के रंग में बदलाव को देखकर पहचाना जा सकता है। इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। 1/3 भारतीय प्री डायबिटिक हैं, यानी वो कभी भी डायबिटीज की चपेट में आ सकते हैं। वहीं 2/3 भारतीय प्री हाइपरटेंशन की स्टेज पर हैं, यानी वो हाइपरटेंशन में आने ही वाले हैं। हर 10 में से 1 भारतीय डिप्रेशन से जूझ रहा है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, मानसिक बीमारियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। जितने जल्दी हम इसको पकड़ में लाएं, जितने जल्दी हम इसका डिटेक्शन करें, हम उतने ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिना कॉम्प्लिकेशन के। लेकिन हम इसका निवारण कर सकते हैं जब हम अपनी जीवन शैली में कुछ चीजों का परिवर्तन करें, कुछ चीजों में परिवर्तन लाएं। कैसे? हमारे खान पान में जितना हो सके उतना हम मीठा कम, बहुत फाइबर ज्यादा, प्रोटीन सही प्रमाण में, पानी अच्छे 3 से 4 लीटर पानी रोज, 10,000 कदम चले, वो स्टेप्स एवरी डे। फिर भी हम जो कहते हैं ना, फिजिकली एक्टिव रहें, अच्छे से सोइए, कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी हो। भारत में हर साल 10 लाख से अधिक कैंसर के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कैंसर के मरीजों की संख्या अभी भी डेनमार्क, आयरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में अधिक है। फिलहाल अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। अमेरिका में 1 लाख लोगों पर 300 मामले सामने आते हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा अभी 100 ही है। लेकिन सवाल है कि किन कारणों से भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण का हाई लेवल, खराब लाइफस्टाइल और खान-पान है। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ने और शारीरिक मेहनत वाले काम कम होने के कारण मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ रहे हैं। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आमतौर पर 25% अधिक कैंसर होने का पता चलता है। लेकिन भारत इस ट्रेंड से अलग है। यहाँ महिलाओं में कैंसर का ज्यादा पता चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की तुलना में भारत में कुछ कैंसर युवाओं को जल्दी प्रभावित कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फेफड़ों के कैंसर के लिए औसत आयु 59 है, जबकि अमेरिका में 70, चीन में 68 और ब्रिटेन में औसतन 75 वर्ष है। दिनों तक आदमियों में ऑलमोस्ट 25% ज्यादा तक हम लोग का डायग्नोसिस हुआ करता था कि कैंसर ज्यादा है आदमियों में। लेकिन पिछले 10 सालों में हम औरतों में कैंसर का प्रमाण और डायबिटीज का प्रमाण, ओबेसिटी का प्रमाण हम ज्यादा देख रहे हैं कि ज्यादा औरतों में हम, और छोटी उम्र के औरतों में हम इनका ज्यादा प्रमाण देख रहे हैं, जैसे ऑलमोस्ट 2 से 4% ज्यादा। अगर हम 1000 लोगों का पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तो उसमें 36%, 36% नहीं, 36 आदमी रहेंगे तो 62 औरतें रहेंगी, तो ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, ओबेसिटी होता है, डायबिटीज का ज्यादा है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो हम अनुवांशिक रिस्क फैक्टर्स जिसको कहते हैं उसकी वजह से, व्यसनों की आदी हो रही है। काफी सारी लड़कियां स्मोकिंग एंड अल्कोहल का चयन कर रहे हैं। इसके साथ ये जानना जरूरी है कि भारत में महिलाओं को सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर में स्तन कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर प्रमुख हैं, जबकि पुरुषों में होने वाले आम कैंसर में लंग कैंसर, मुंह का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर देखा जाता है। वहीं कैंसर को लेकर आज भी जागरूकता की काफी कमी है। कैंसर का देर में पता चलना और देरी से इसका इलाज शुरू होना भी इसके भयानक रूप लेने से जुड़ा है। लिहाजा भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। दरअसल केजरीवाल ने जेल में नियमित स्वास्थ्य जांच और इंसुलिन देने की मांग की है। इसी को लेकर अदालत में तीखी बहस भी हुई। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि अभी तक घर से 48 बार भोजन आया है, जिसमें सिर्फ एक बार केजरीवाल ने आलू पूरी खाई। ये नवरात्र का प्रसाद था। वहीं जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। जेल अथॉरिटी ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें आम, चीकू, केला जैसी चीजों से परहेज करना होगा। फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर ईडी से भी जवाब मांगा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल समेत दूसरे नेता शामिल रहे। अमित शाह ने कहा कि जिस सीट से लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे बड़े नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया, उस सीट का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गौरव की बात है। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी। इस मिसाइल से फिलीपींस की रक्षा क्षमता में काफी इजाफा होगा। भारत के साथ उसने 2022 में 3,131 करोड़ रुपए की डील की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर शिवराज के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। शिवराज विदिशा रायसेन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए वो कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और अपना पर्चा भरा। इससे पहले शिवराज ने घर पर पूजा भी की। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले डांस किया। दरअसल उन्होंने चुनाव को लेकर वोट बारात निकाली। इसमें शामिल महिलाओं ने गीत गाए। इसी दौरान किरोड़ी लाल मीणा थिरकते दिखाई दिए। नागपुर में दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने नागपुर में मतदान किया। ज्योति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने बाकी 6 चरणों में भी बड़ी संख्या में मतदान की अपील की। ज्योति का कद करीब 2 फुट है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। सबसे बड़े लोकतंत्र में आज जनता का दिन था। 21 सूबों की 102 सीटों पर आज जनता ने 1,625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। इनमें मोदी सरकार के 8 मंत्रियों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की जीत हार का फैसला भी शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में करीब 60% वोटिंग हुई, जबकि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 79.90% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का आंकड़ा 70% के पार रहा, तो बिहार में सबसे कम 47% से ज्यादा मतदान हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 57% वोट डाले गए। एक तरफ जनता जनार्दन ने अपने वोट की चोट की, तो दूसरी तरफ नामांकन और रैलियों का दौर भी जारी था। गांधीनगर से अमित शाह, तेलंगाना के हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा से मध्य प्रदेश के दमोह तक चुनावी रैलियां की। इन तमाम राजनीतिक हलचल के बीच चर्चा आम है कि चुनाव के पहले दौर में किसने बाजी मारी। दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए और तकरीबन 1,625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, बिहार, मणिपुर और त्रिपुरा की अलग अलग सीटों पर वोट डाले गए। खास बात ये रही कि चुनाव के पहले ही चरण में मोदी सरकार के 8 मंत्रियों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की जीत हार का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। सबसे ज्यादा नजर उन 38 हॉट सीटों पर रही जहां सुबह सुबह वीआईपी वोट डालने पहुंचे, जिसमें उत्तराखंड में सीएम धामी से लेकर हरीश रावत और महाराष्ट्र में गडकरी से लेकर राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल तक दिखे। तो सेलिब्रिटीज में उत्तराखंड में उर्वशी रौतेला से लेकर दक्षिण में रजनीकांत और कमल हासन ने भी मतदान किया। तमिलनाडु में तो सभी 39 सीटों पर वोट डाले गए, लिहाजा सीएम स्टालिन से लेकर कांग्रेस के पी चिदम्बरम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई तक ने वोट डाला। लेकिन पहले दौर के मतदान में कुछ और रंग भी दिखे।
जिसमें यूपी के मुरादाबाद में फर्जी वोटर पर नकेल कसने के लिए बुर्के में तैनात कर्मी नजर आई, तो पीलीभीत में वोट बहिष्कार कर बैठे गांव वालों को मनाने के लिए सरकार ने नाराजगी की वजह बनी दीवार गिरा दी। गर्मी के इस मौसम में कई इलाकों में पारा आसमान छू रहा था, तो सियासी रणभेरी का पारा भी गर्म दिखाई दिया। पहले फेज के चुनाव से अलग यहां गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और हैदराबाद तक नामांकन में नेताओं का जोश दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ रैलियों में राजनीतिक वार पलटवार भी हुए। जब 16 करोड़ 63 लाख मतदाता 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे थे, तब गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह अपना नामांकन भर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने नामांकन से पहले रोड शो भी किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। नामांकन के बाद अमित शाह ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। अमित शाह के अलावा तेलंगाना के हैदराबाद से ओवैसी और मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी दंगल में शामिल होने के लिए नामांकन किया और चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस माटी की सेवा करने का फिर से अवसर दिया है। ये जहां मैं पैदा हुआ इस धरती पर, पहले भी मैं 5 बार यहाँ से सांसद रहा और विधायक भी रहा, तो इसी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा से रहा। तो मैं तो बहुत प्रसन्न और आनंदित हूं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो निर्माण होना है, मेरा संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र। पहले चरण का मतदान और नामांकन के अलावा राजनीतिक रैलियों में बीजेपी बनाम विपक्षी दलों के बीच वार पलटवार भी जारी रहा। पीएम मोदी ने अमरोहा में राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव तक पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए वार किया। जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। उधर बंगाल में अपना दुर्ग बचाने में लगी ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने ईडी सीबीआई का डर दिखाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को देश से मिटाने की धमकी तक दे डाली। ये हमारा आजादी का लड़ाई है, देश को आजाद करने का लड़ाई है। बीजेपी का हाथ से देश को आजाद करने का लड़ाई है। আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা बीजेपी के हटाबो। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण में हर आम और खास ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई इलाकों में जोरदार गर्मी के बावजूद वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पर लंबी कतारें देखने को मिली, जो ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं का भरोसा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार गिरावट के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 599 अंक चढ़कर 73,088 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 151 अंक ऊपर 22,147 पर पहुंच गया। दिल्ली में सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई। सोना 74,000 रुपए के पार पहुंच गया। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड 74,100 रुपए हो गई है। वहीं चांदी भी 100 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 86,600 रुपए हो गई है।
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें अब चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। खबर है कि गूगल मैप्स के ऐप में जल्दी ही एक नया फीचर जुड़ने जा रहा है, जिसमें अब ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी दी जाएगी। चर्चा है कि इस फीचर को जल्दी ही गूगल मैप्स पर अपडेट किया जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। गर्मी से बचाव में तकनीक अहम योगदान दे रही है। इसकी एक तस्वीर वडोदरा में देखने को मिली। यहां गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों को एसी हेलमेट दिए गए हैं, जिन्हें आईआईएम के छात्रों ने तैयार किया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए इस सफेद वर्दीधारी पुलिस को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन उनके सिर पर लगा ये हेलमेट थोड़ा अलग है। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस की वर्दी वही है, अंदाज वही है, बस हेलमेट बदल गया है क्योंकि सूरज तपने लगा है, गर्मी बढ़ गई है और ये हेलमेट उसी गर्मी से राहत के लिए है। ये देखने में जितना कूल है उतना ही राहत भी देता है, क्योंकि इसमें एसी फिट है, जो चिलचिलाती धूप में भी ट्रैफिक के जवानों को ठंडी हवा का एहसास दिला रहा है। पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो जवानों है उनको एसी वाले हेलमेट दिए हैं, जो कि गर्मी में काफ़ी उनको काम आते हैं। इसकी बात करें तो ये जो पूरा यूनिट है तो बैटरी से चलने वाला ये यूनिट है। कमर पे ये जो बैटरी लगी हुई है और उसको लगाने के बाद ये पीछे सर पर उसका स्विच है, उसको ऑन करते ही उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कम होने लगता है और एसी की हवा उसमें आने लगती है। जो हेलमेट दिए है किस तरह से काम करते हैं, कैसा लग रहा है आपको काम करने में? ये हेलमेट तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मी वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो हेलमेट दिया है तो बहुत अच्छा है। गुजरात के वडोदरा में जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस के लिए ये खास इंतजाम किया है ताकि इस चिलचिलाती गर्मी में भी कूल रहकर वो अपनी ड्यूटी निभा सके। इस हेलमेट को आईआईएम अहमदाबाद के छात्रों ने बनाया है। इस तपती हुई धूप में ट्रैफिक जवान और ट्रैफिक अधिकारी जो होते हैं उनको धूप में खड़ा रह के ट्रैफिक नियमन करना पड़ता है, इसीलिए उनको डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम न हो, इसलिए उन्हें एसी हेलमेट दिए गए हैं। करीब 450 ट्रैफिक जवानों को और टीआरबी को ये एसी हेलमेट दिए गए हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है और एक बार चार्ज करने से करीब 8 से 9 घंटे तक वो काम करते हैं। बैटरी से चलने वाला ये एसी हेलमेट करीब 9 घंटे तक ठंडी हवा दे सकता है, यानी ट्रैफिक जवानों को इसे ड्यूटी के दौरान दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है। आने वाले दिनों में ये एसी हेलमेट दूसरे शहरों के ट्रैफिक पुलिस के पास भी दिख सकता है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में आप सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली रील्स की। सोशल मीडिया के इस दौर में रील्स का बुखार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। खासतौर से युवाओं में रील्स का जबरदस्त क्रेज है। अलग अलग ट्रेंड्स के मुताबिक युवा तरह तरह की रील्स बना रहे हैं। हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से अपनी वीडियो क्रिएट करता है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता है ताकि वो वायरल हो सके और उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी कई रील्स वायरल होती रहती हैं जिनमें लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे होते हैं। कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर खतरनाक स्टंट करता है तो कोई बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए अपना रील बनवाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने भी इस तरह के दर्जनों वीडियो जरूर देखे होंगे। लेकिन ये रील्स की लत लोगों में एक गंभीर रोग बनकर फैल रही है। क्या आपको पता है कि ये रील्स का रोग जेल की हवा भी खिला सकता है? क्योंकि रील्स बनाने के लिए लोग अब अजीबोगरीब चीजें करने लगे हैं। आपको बता दें कि आईटी एक्ट के तहत अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के तहत इस तरह की सामग्री पोस्ट करने पर आपको 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा रेलवे परिसर, ट्रेन और ट्रैक पर रील्स बनाने पर 3000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोगों में रील्स का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हम अपने मोबाइल
पर दिन भर रील्स देखते हैं, हंसते हैं और खिलखिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमने कुछ युवाओं से और रील्स बनाने वाले कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की और उनकी राय जानी। आजकल रील्स लोगों को बहुत पागल कर रही है। वो उनको जल्दी से जल्दी फेमस होना है। उनको मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं रील बनाने के लिए। वो मतलब कहीं पे भी रील बनाना, अपनी जान को जोखिम में डाल के रील्स बनाना, या फिर आजकल गलत रील्स भी बहुत बनती हैं। इसके ऊपर भी जैसे कोई है ना ड्रग्स के बना रहा है, कोई क्लब जाके उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो ऐसी रील्स भी बहुत बनती है। तो मेरे हिसाब से बनाओ, बट थोड़ा ध्यान से। लिमिट क्रॉस कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मतलब इस जो हम रील बना रहे हैं वो जो देख रहा है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बस उनको ये है कि मेरी रील बननी चाहिए, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए। वो ये नहीं देखते कि वो कंटेंट क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कैसा कंटेंट है उसका, बस वो रील बनाते हैं। कहते हैं ना जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका भी कुछ यही हाल है। अगर हम बात करें तो मेनली ये है कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है, इसके नुकसान भी हैं। दोनों फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हमें मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं जिन बच्चों को, या अपने आप को मतलब एक तरह से अपना टैलेंट वो शो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसका फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो उजागर हो रहा है वहाँ पे जाके। आई थिंक जब कोविड आया उसके बाद से लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया है, और जो यूथ है खासकर, क्योंकि टिकटॉक बनाने के बाद, रील्स बनाने के बाद, शॉर्ट्स बनाने के बाद, जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो बनाने के बाद हमें कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फर्दर। हमने कितने ऐसे स्टार्स देखे हैं जो टिकटॉक करके, टिकटॉक पे वीडियोस बना के या फिर रील्स पे वीडियोस बना के कितने ऊपर तक लेवल तक गए हैं और लोगों ने उनको देखना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है लोग रिफ्रेश होने के लिए इंस्टा चलाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, दैट इज गुड। बट एक्सेस में अगर आप वही चीज़ करते रहोगे, उसी में अपना करियर बनाने का सोचोगे, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन। पहली बात तो 30% लोग तो ऐसे आ गए हैं जो बहुत नेगेटिव वीडियोस बनाने लग गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उससे वो वायरल हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि भाई उनकी भी शादी होनी है, उनके भी घर बच्चे आने हैं। जब उनको समझ आएगा, जब उनके घर बेटी या बेटा हो जाएगा ना, पता लगेगा कि भाई मैं ये क्या बना रहा था। अभी तो उनको अच्छा लग रहा है, नौजवान है, खून गर्म है कि भाई हाँ भाई मैं तगड़ी तगड़ी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो वायरल हो जाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता उसको 3 साल बाद शादी करनी है, तब उसको एहसास होगा। और जोश के अंदर अगर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई गंदी रील्स ना बनाकर लोगों की मदद करो यार। डिपेंड करता है लोगों पे कि वो किस हिसाब से सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। जैसे तहलका ने क्या किया है, सेवा में लगा दिया, राइट। तो अभी तहलका को देख के जैसे मैं इंस्पायर हुई, तो मैं आ गई यहाँ पे एक ही कॉल में। तो मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर हुए होंगे, जैसे इन्होंने कहा है। तो ऐसा है, फिर किसी का होता है, हर किसी का मतलब डिपेंड करता है कि कैसा कंटेंट वो लोग दे रहे हैं। भारत सरकार का प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। इन लड़कियों का मेडल पाकर आत्मविश्वास बढ़ा है और इन्हें इस जीत के लिए खुद पर गर्व भी है। भारत को गर्व का मौका दिलाया है इन 4 लड़कियों ने। इन चारों ने 13वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में जीत दर्ज कर भारत की आन, बान और शान को चमका दिया। भारतीय टीम की इन चारों लड़कियों ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। जीत की खुशी इनके चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। I am really proud of myself and my team for the medals we got and how we tackled the problems and the challenges we faced there, as it was a really new environment for us and we're definitely not used to the the weather there, the food there and everything there, and I'm really proud of all of us, the way we were able to solve all the problems, not all the problems, but the way we performed and the way we were able to live through the challenges. इन चारों में गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको ने सिल्वर, तो लैरिसा और साई विठल पाटिल ने कांस्य पदक जीतकर देश की शान को बढ़ा दिया। इस पदक से इनका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ गया है। चारों ने अपने सम्मान में हुए आयोजन में दूसरी लड़कियों और अन्य लोगों के सामने अपने विचार रखे और अपने अनुभव साझा किए। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। 17 अप्रैल को जॉर्जिया के शहर में हुई इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को ये जीत हासिल हुई। इसमें भारतीय दल ने अपने उल्लेखनीय गणितीय कौशल का प्रदर्शन कर ये प्रतिष्ठित पदक हासिल किए। इस उपलब्धि के लिए इन चारों को हमारा भी सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।